नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैच क्रॉप को। उससे पहले थोड़ी सी बात आपसे कर ली जाए। बच्चों, वो कहते हैं ना कि जब अच्छा काम करने जाओ तो बहुत सारी समस्याएं आती है जीवन में। वैसे ही कुछ अभी फ़िलहाल मेरे साथ चल रहा है। 2-3 समस्याएं हैं। एक बच्चे की जो तबीयत है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब है। उसके बाद आज कल क्या हुआ कि सडन जो है मोबाइल मेरे हाथ से गिरा और मोबाइल जो है उसकी स्क्रीन डेड हो गई। मतलब जिससे मैं आपका जो है क्लासेस लेता हूँ, वीडियो जो रिकॉर्ड करता हूँ मैं मोबाइल से करता हूँ, ठीक है। तो अब वो तो मोबाइल तो चला गया, अब उसको रखा है रिपेयर पे। तो आज मैं आपका मोबाइल जो है अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसी और मोबाइल से कर रहा हूँ। तो हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी में इफ़ेक्ट आ जाए, है ना। तो हमें सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन में शायद मोबाइल अपना ठीक हो जाएगा, तो फिर हमारी क्लासेस वैसी चलेगी जैसे पहले चलती थी। तो अभी दूसरे मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपकी क्लासेस, एक दिन वैसे भी कल क्लास ऑफ रही थी, आज भी मैं चाहता हूँ कि क्लास ऑफ ना रहे, उसके लिए मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ दूसरे मोबाइल से। थोड़ा बहुत हो सकता है दिक्कत आए, कोशिश करूँगा कि क्वालिटी मेंटेन रहे, पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो समस्याएं आती है जीवन में, लेकिन समस्याओं को फेस करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। ये चीज़ हाँ सिद्ध होती है और हर जगह हर चीज़ों पर ये लागू भी होती है ना। जब भी कोई अच्छा काम करोगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, लेकिन जीतता वही है जो समस्याओं के साथ साथ अपना काम करता रहता है। चलो, तो आज हमें पढ़ना है मैच क्रॉप, है ना, मक्का पढ़ना है। तो वही बेसिक चीज़ है, पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देख लो, है ना। अब जनरल इन्फॉर्मेशन ना भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि अब इतना हमें ज़्यादा देखना नहीं है इनमें। इंफॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी। थोड़ा बहुत कुछ अगर आपको दिख रहा हो वीडियोस में तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। आज की क्लास हमारी रहेगी, हो सकता है इस वजह से मैं ज़्यादा क्लास ना लूँ, एक क्लास रहूँ यार, आपको फिर कुछ और क्लासेस में दे दूँ, है ना। तो चिंता मत करना, क्योंकि समस्या ही है, और समस्या ऐसी है कि अब आपके सामने बताऊँ ना बताऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप चीज़ को समझना। तो आज अपना मोबाइल कल आ जाएगा तो फिर अपनी क्लासेस स्मूथली सारी चलेगी, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन, सामान्य जानकारी की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बोटनिकल नेम, मतलब वानस्पतिक नाम की अगर हम बात करें तो बच्चा लोग, मक्का का जो वानस्पतिक नाम क्या है वो है, क्या है मक्का का वानस्पतिक नाम? जिया मैच। क्या लिखोगे? जिया मैच, ठीक है। मक्का का वानस्पतिक नाम क्या है? जिया मैच, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब जो हमें क्रॉप पढ़नी ना उतनी दिक्कत नहीं है। सीरियल में मेन क्रॉप थी वीट और हमारा पेडी, जो हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब हमें सारी आईएमपी चीज़ें ही डिस्कस करनी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड चीज़, इसकी फैमिली की बात करें, इसका परिवार, इसके कुल की बात करें तो वो क्या है? परिवार कुल की अगर हम बात करें तो इसका परिवार कुल वही है। सीरियल क्रॉप जितनी भी है सब के सब किससे बिलोंग करती है? पोएसी से या ग्रेमिनी से बिलोंग करती है, ठीक। किससे बिलोंग करती है? पोएसी या इसी फैमिली का पुराना नाम क्या है? ग्रेमिनी, ठीक है। ग्रेमिनी से बिलोंग करती है, क्लियर। फिर थर्ड नंबर, सेम चीज़ वही, क्रोमोसोम नंबर, ये सारी बेसिक चीज़ें है ना। गुणसूत्र संख्या, कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस भी उठा के पूछ लिए जाते हैं। पेपर दो तरीके से हो सकता है, या तो बहुत इजी पूछ ले या फिर इतना टफ की चीज़ें आउट ऑफ द सिलेबस भी आए। तो हम आउट ऑफ द सिलेबस भी आएगी जो है चीज़ें पढ़ेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि 80 क्वेश्चंस, 80% तो हम ऐसा कवर करें जो पेपर में हमें मिले। 10-20 क्वेश्चन ऑलवेज हमेशा नए होते हैं, नई चीज़ होती है, जो कितना भी कहीं से भी पढ़ लो आपको 10-20 क्वेश्चन नए मिलते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र की बात करें, इसमें कितना होता है? 2n = 20, ठीक है। 20 यहाँ पर 2n = 20 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। सोरगम के भी 20 होते हैं। बार्ले और बाजरा के कितने होते हैं? 14 होते हैं। जनरली हम जो है ज्वार और बाजरा एक साथ पढ़ते तो हमें लगता है कि ज्वार के 20 है तो बाजरा के भी 20 होंगे, नहीं। ज्वार और जो मक्का है, मेज, और जो सोरगम है उसके 20 होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 20 होते हैं। और जो बार्ले है हमारा, जो जिसको हम बोलते हैं, और जो हमारा बाजरा है जिसको हम पर मिलेट बोलते हैं, इसके क्रोमोसोम नंबर 14 होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है। बार्ले का पर मिनट से ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे मैं बताऊं, पर मिनट का बॉटनिकल नेम पूछ लिया था IBPS AFO में, और ऐसा टाइप राइस का बॉटनिकल नेम पूछ लिया था IBPS AFO में। तो ऐसा नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछा जा सकता है, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें हम नंबर 4, इसमें हम बात करेंगे किसकी? यहाँ पर आएगा आपका ओरिजिन, उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति स्थान, तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है बच्चा लोग? इसका उत्पत्ति स्थान मैंने आपको पढ़ाया था कि मेक्सिको जो है
अपन ने जब इंट्रोडक्शन क्लास ली थी वहाँ पर मैंने बताया था कुछ इवेंट्स, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था जो मेज जो का जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है, मैक्सिको में है। ठीक, मैक्सिको कहाँ पर है, मैक्सिको। ठीक, इसको याद रखना। इसके अलावा क्या मेज में और क्या चीज़ पढ़ोगे, इसमें प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की अगर बात करें मेज के अंदर प्रोटीन, तो इसके अंदर प्रोटीन जो होता है वो जीन प्रोटीन होता है और वो कितना परसेंट पाया जाता है, 10%। ठीक है, जीन प्रोटीन होता है और ये कितना पाया जाता है, 10% के आसपास पाया जाता है। जीन लिखो, जीन लिखो, जो भी लिखना चाहो, जीन प्रोटीन इसके अंदर होता है। ठीक, अब इसके अंदर ऑयल भी पाया जाता है बच्चा लोग, इसके अंदर जो है तेल भी पाया जाता है। ठीक है, ऑयल भी पाया जाता है, वो कितना परसेंट होता है बच्चा लोग, तो मक्का से जो ऑयल हमें मिलता है वो लगभग 4% के आसपास हमें ऑयल भी यहाँ से मिल जाता है। क्लियर है, इतनी बातें आपकी क्लियर है मैच की। अब इसका जो इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट साइज, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, फ्रूट टाइप क्या है इसका, इन्फ्लोरोसेंस मतलब पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या है इसका, पुष्पक्रम क्या होता है, सारी क्लासेस जो राइस वाली फर्स्ट क्लास थी तो बताया था मैंने कि जो फूलों का क्रम होता है या फूलों का जो गुच्छा होता है उसको हम बोल देते हैं। तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बच्चा लोग, वो होता है टेसल और सिल्क। ठीक है, क्या होता है, टेसल और सिल्क। टेसल और सिल्क ये जो होता है क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस होते हैं मक्का के अंदर। टेसल जो होता है बच्चा वो होता है मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट मतलब नर भाग, जो नर भाग होता है उसको हम बोलते हैं क्या, टेसल। और जो मादा भाग होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, जो फीमेल पार्ट या जो मादा भाग होता है उसको हम सिल्क कहते हैं। ठीक है, इसमें कंडीशंस बनती है बच्चा लोग क्या, जैसे मक्के का प्लांट अगर आप देखोगे कि जो मक्के का प्लांट होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है। मैं और आगे आपको, चलो मक्के का प्लांट थोड़ा सा बना ही लेते हैं अपन। ठीक है, कुछ इस तरीके का प्लांट हमें देखने को मिलेगा मक्के का। ठीक, इसमें जो रूट्स निकलती है वो कुछ इस तरीके से रूट्स होती है इसकी, थोड़ा सा ये इस तरीके की इसमें रूट्स आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक नोट होती है, एक मिनट, इसमें रूट जो होती है ना बच्चा 3 तरीके की, उसके बारे में मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे रूट की अगर मैं बात करूँ इसमें तो कुछ इस तरीके की रूट्स मिलेगी आपको। ठीक है, ये इस तरीके की रूट उसमें अंदर होती है। दूसरा फिर एक तो है यहाँ पे इसके नीचे जो हमारा स्टेम है ना, इस ग्राउंड के नीचे भी एक नोट होती है। क्या होती है, यहाँ पर एक नोट होती है, गांठ होती है। ठीक, एक ऊपर होती है बेसल नोट यहाँ पर। तो बच्चा लोग यहाँ से भी रूट्स निकलती है इसमें, एक रूट्स यहाँ से निकलती है ये, और कुछ रूट्स यहाँ से निकलती है। ठीक है, नोट से भी रूट्स निकलती है। तो किसको क्या कहते हैं सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मक्के का प्लांट है, इसमें जो पत्तियाँ, टीलर्स नहीं होते, इसमें सिर्फ पत्तियाँ होती है। ठीक, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पत्तियाँ होती है। ठीक, यहाँ पर इनका जो है फ्लावर निकला रहता है इस तरीके से, जो फ्लावर होता है इसका। ठीक, ये, और यहाँ पर वो भुट्टा लगा रहता है इसका। जैसा भी बन जाए यार बच्चा, है ना। और हेयर्स निकले रहते हैं भुट्टे में इस तरीके से। ना अच्छा तो बनाना नहीं आता पर समझ जाना कुछ, ये कवर रहता। ये होता है कोब, है ना, भुट्टा जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुट्टा, कोब बोलते हैं। ठीक है, ये सिल्की हेयर होते हैं इसलिए इसको सिल्क बोलते हैं। ये होता है मेल पार्ट, है ना, ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक, और ये होता है इसका मेल पार्ट, टेसल, जिसको हम बोलते हैं नर पार्ट। ठीक है, तो ये जो है ना बच्चा आपको हमेशा पता है कि इसमें जो होता है ना ये मेल पार्ट ये पहले आ जाता है। क्यों, क्योंकि पहले ये आएगा, ये वाला पार्ट बनेगा पहले। ठीक, पहले जो है ये वाला पार्ट बनेगा इसमें, फ्लावर ये वाला पार्ट बनेगा मेल वाला, उसके बाद यहाँ पर ये वाला पार्ट बनना शुरू होता है। तो मक्के वाले केस में क्या होता है, मक्के वाले केस में होता है कि यहाँ क्या होता है, मेल पार्ट मैच्योर बिफोर द फीमेल पार्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्रोटोएंट्री। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रोटोएंट्री। अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या कहा जाता है, प्रोटोएंट्री कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोएंट्री
प्रोटोएंट्री का मतलब होता है एंट्री, मतलब होता है मेल पार्ट, एंट्री मतलब होता है एंड्रोशियम मतलब मेल, एंट्री मतलब होता है एंड्रोशियम मतलब मेल, मतलब यहाँ पर जो है नर भाग मादा भाग से पहले, नर भाग मादा भाग से पहले परिपक्व होता है, ठीक है, परिपक्व होता है। इस कंडीशन को हम प्रोटोएंट्री कहते हैं। प्रोटोएंट्री, एंट्री लगा है मतलब मेल पार्ट, और गायनी लगा, जैसे प्रोटोगायनी, गायनी लगा है मतलब फीमेल पार्ट। तो प्रोटोगायनी वाली कंडीशन कहाँ मिलती है हमें? बाजरा में मिलती है, पर्ला मिलेट के अंदर मिलती है। तो इस तरीके से कुछ प्लांट होता है, उसमें ये मेल फ्लावर, ऊपर आपको फ्लावर दिखेंगे वो मेल होता है, यहाँ पर ये कोब रहता है, उसमें सिल्की हेयर्स निकले रहते हैं, उसको हम सिल्क, मतलब वो फीमेल पार्ट होता है। इसमें से मेल पार्ट पहले आ जाता है फीमेल पार्ट्स के, मतलब ये पहले मेल पहले मैच्योर हो जाता है, बाद में फीमेल मैच्योर होती है, तो उसको, इस कंडीशन को हम प्रोटोएंट्री कहते हैं। और यहाँ पर ये जो आप मेज आप देखोगे तो ये ऐसी कंडीशन है, इसको हम क्या बोलते थे, जहाँ पर देखो मेल वाला पार्ट भी है, यहाँ पर फीमेल वाला पार्ट भी है, मतलब मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, और एक ही प्लांट पर है। क्या? मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, और एक ही प्लांट के अंदर है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोनोसियस। क्या कहा जाता है? मोनोसियस, मतलब एक लिंगी, सॉरी द्विलिंगी। मोनोसियस मतलब होगा द्विलिंगी। अब यहाँ पे मोनो मतलब, अब उस पर मत जाना, यहाँ मोनोसियस का मतलब है एक ही प्लांट पर दोनों फ्लावर का होना, द्विलिंगी मतलब दोनों लिंग होना। मोनोसियस मतलब एक ही प्लांट पर दो का होना, और द्विलिंगी का मतलब होता है यहाँ पर दोनों लिंग का होना, मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों लिंग यहाँ पर है, तो इसको द्विलिंगी बोला जाता है। मोनोसियस प्लांट है ये, याद रखना। ये क्या है? मोनोसियस प्लांट है, द्विलिंगी पौधा है। कौन? मेज। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप दिख रही होगी, इसमें यहाँ पर एक मेन स्टेम है, मेन स्टेम के बाद यहाँ पर पत्तियाँ हैं, सिर्फ टिलर नहीं है। तो मेज जो होता है ना बच्चा, नॉन टिलर प्लांट है। ये क्या है? नॉन टिलर प्लांट। इसमें कल्ले नहीं होते, ऐसा बोल सकते हैं ना, इसमें कल्ले नहीं होते, कल्ले नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब इसमें क्या होते हैं? टिलर्स नहीं होते हैं, मेन स्टेम होता है और उसमें पत्तियाँ निकली रहती हैं। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या क्या चीज़ हमने देखी। तो अब देखो यहाँ पर और क्या चीज़ें समझो। हमने बोला कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, बाद में फीमेल पार्ट मैच्योर होता है। मोनोशियस कंडीशन है, मतलब मेल और फीमेल दोनों जो है एक ही प्लांट पर है, पत्तियाँ हैं, टिलर नहीं है। अब मोनोशियस कंडीशन है, मतलब मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। प्रोटोएंट्री हो रहा है, और प्रोटोएंट्री किसका पार्ट है? प्रोटोएंट्री पार्ट है क्रॉस पोलिनेशन का। किसका पार्ट है? क्रॉस पोलिनेशन का पार्ट है। मतलब प्रोटोएंट्री किस कंडीशन में आते हैं? क्रॉस पोलिनेशन में आता है। भाई ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, सीधी सी बात है। ये पहले मैच्योर हो रहा है, बाद में मैच्योर हो रहा है, तो ये मेल पार्ट जो है पहले मैच्योर हो गया, तो ये कहीं ना कहीं जाके तो अपना काम निपटाएगा, है ना, किसी ना किसी के साथ जाके तो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन किसी और प्लांट के साथ भी कर सकता है और इसके साथ भी कर सकता है, लेकिन दो अलग अलग फ्लावर है, दो अलग अलग फ्लावर है, तो वो क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो प्रोटोएंट्री और प्रोटोगायनी वाली कंडीशन क्रॉस पोलिनेशन के अंदर ही होती है। और ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग टाइम पर जो है मैच्योर हो रहे हैं, तो वो क्रॉस पोलिनेशन की कंडीशन होती है, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर ये पहले मैच्योर हो गया, ये बाद में मैच्योर हो रही, तो यहाँ से क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है। ये मेल प्लांट किसी और पर जाकर पोलिनेशन यहाँ पर करेगा, या किसी और प्लांट पर जाकर ये क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। तो मक्का जो है वो क्या है? पर परागत फसल है। कौन सी है? पर परागित फसल है, ठीक है, पर परागित फसल है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई कि ये पर परागित, क्रॉस पोलिनेशन, और ये C4 पौधा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि ये C4 प्लांट है। क्या है? ये C4 प्लांट है, ठीक है, C4 पौधा है। दूसरा ये डे न्यूट्रल प्लांट है, मैं लिख देता हूँ। क्या है ये डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट मतलब प्रकाश निष्प्रभावी। क्या लिखोगे? प्रकाश निष्प्रभावी पौधा, प्रकाश निष्प्रभावी पौधा, मतलब प्रकाश का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको आप चाहे खरीफ क्रॉप में लगाओ, चाहे रबी में लगाओ, चाहे जायद में लगाओ, ये तीनों सीजन में हो जाता है, क्योंकि प्रकाश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फोटोपीरियडिज्म के अकॉर्डिंग प्रकाश या मेज जो है डे न्यूट्रल है, क्रॉस पोलिनेटेड है, C4 प्लांट है। इसका जो पहला प्रोडक्ट निकलता है फॉर कार्बन साइकिल का, क्रेब्स साइकिल का, वो होता है ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, ठीक। ये हमने पढ़ लिया। प्रोटोएंट्री कंडीशन होती है इसके अंदर। ये मोनोशियस प्लांट होता है, नॉन टिलर प्लांट होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। आप इसमें और भी चीज़ डिस्कस कर सकते हो, है ना। चलो आगे डिस्कस करेंगे उसको। यहाँ पर आपका और चीज़ मिलेगी, इसका ड्वार्फिंग जीन, ड्वार्फिंग जीन, बोनेपन का जो जीन होता है इसमें, या बोना जीन जो होता है, बोनेपन का जीन, मतलब बोनेपन के लिए जो जीन होता है,
बोनेपन के लिए जो जीन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है D8 या फिर इसको बोल सकते हैं MPL1। ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होता है इसकी हाइट कम करने के लिए, बोनेपन के लिए। और क्या कंडीशंस है? दूसरी चीज़ जो हमारा मैच होता है ये वाटर लॉगिंग सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के प्रति ये सेंसिटिव होता है, मतलब जल भराव के प्रति सहिष्णु बोल सकता है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? जल भराव के प्रति सेंसिटिव का मतलब होता है असहिष्णु। असहिष्णु, जल भराव के प्रति असहिष्णु होता है, मतलब सेंसिटिव होता है, मतलब जल भरा, अगर इसमें जल भर गया तो ये प्लांट जो है, क्रॉप जो है खराब हो सकती है। ठीक है। दूसरा, ये इरोजन परमिटिंग क्रॉप है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया। ये इरोजन परमिटिंग क्रॉप ये कई एग्जाम्पल में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फसल है जो इरोजन को बढ़ावा देती है। मतलब हम बोल सकते हैं क्या, ये क्षरण बोल सकते हैं, अपर्दन बोल सकते हैं। ठीक है, यह फसल क्षरण या मृदा क्षरण बोल सकते हैं, सोइल इरोजन है ना, मृदा क्षरण को बढ़ावा देती है, मृदा क्षरण को बढ़ावा देती है, बढ़ावा देने वाली है या बढ़ावा देती है, ऐसी फसल है। क्यों? क्योंकि इसके आपने प्लांट देखा है ना, इसकी रूट ज़्यादा गहराई में नहीं जाती है और ये काफ़ी डिस्टेंस पे होता है। इसकी स्पेसिंग रखोगे तो 60 सेंटीमीटर, 60 × 20 की जो है दूरी होती है। तो ये जो है ना सोइल को अच्छे से पकड़ के नहीं रखती, तो जब इसमें पानी जाता है तो ये साथ में मिट्टी आराम से बहा कर ले जाता है, ये इस मिट्टी को बांध कर नहीं रखता। जनरली हम ऐसी क्रॉप लगाते हैं जिनकी रूट काफ़ी अच्छी फैली हुई रहती है ना, रूट काफ़ी फैली हुई रहती है, जो मिट्टी को अच्छे से जकड़े हुई रहती है, तो आसानी से क्या होता है, मिट्टी कटकर जाती नहीं है। लेकिन इनकी जड़ें ज़्यादा गहराई में नहीं होती और इस तरीके की रूट होती है तो ये मिट्टी को अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये सोइल का इरोजन होता है। तो ऐसी क्रॉप जो सोइल इरोजन को परमिट करती है या बढ़ावा देती है तो वो मेज है। ठीक है, और भी है लेकिन स्पेशली इसका पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये फ्रॉस्ट के प्रति भी सेंसिटिव है, याद रखना। ठीक है, सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट, जो पाला पड़ता है। ठीक है, कोहरे के प्रति असहिष्णु, कोहरे, जो कोहरा पड़ता है या पाला पड़ता है, पाला लिखो है ना, पाला के प्रति संवेदनशील लिखो यार, ये अच्छा, संवेदनशील अच्छा है, संवेदनशील, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, तो पाले के प्रति संवेदनशील है, संवेदनशील। ठीक है, मतलब अगर अच्छी खासी ठंड पड़ गई तो इनकी पत्तियां जो है, इसकी फसल जो है खराब हो जाती है, मतलब जल जाती है, झुलस जाती है, मतलब उसमें पाले की वजह से ये खराब हो जाती है। तो फ्रॉस्ट के प्रति भी जो है ये सेंसिटिव है और जल भराव के प्रति सेंसिटिव है, इरोजन को ये बढ़ावा देती है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर इसको और क्या बोला जाता है बच्चा लोग, इसको देखो, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्वीन बोला जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल। मेज को क्या बोला जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल, क्वीन ऑफ सीरियल बोला जाता है। अनाजों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनाजों की रानी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको अनाजों की रानी? राजा कौन हो गया, वीट। इसको रानी क्यों कहा जाता है, इसे रानी क्यों कहा जाता है? इसे रानी इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर क्षमता होती है सीरियल क्रॉप में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने की। ठीक है, तो इट हैव हाई यील्डिंग पोटेंशियल अमंग दी सीरियल्स। हम बोल सकते हैं कि इट हैव हाई यील्डिंग पोटेंशियल अमंग दी सीरियल, अमंग दी सीरियल, मतलब जो सीरियल क्रॉप है हमारी, सीरियल क्रॉप में सबसे ज़्यादा, सीरियल क्रॉप के अंदर, सीरियल क्रॉप में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जो क्षमता होती है वो वीट के अंदर होती है। हम बोल सकते हैं अनाजों में उत्पादन की क्षमता सबसे अधिक मक्का में होती है। याद रखना, किस में होती है, मक्का में। ठीक, सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग पोटेंशियल, मतलब बोलते हैं ना कि आप कितना पढ़ सकते हो, आपका पोटेंशियल कितना है, आप 4 घंटा पढ़ सकते हो, 10 घंटा पढ़ सकते हो, क्या पोटेंशियल है आपका, पढ़ते कितना हो बात अलग है। अब इसमें पोटेंशियल होता है कि ये हाई यील्डिंग जो दे सकती है, उत्पादन बहुत ज़्यादा दे सकती है, दे कितना रही वो अलग बात है। अब जैसे मैं बात करूँ कि मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं आपको 12 घंटे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ क्या, नहीं, मैं 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे 8 घंटे पढ़ा रहा हूँ, पर पोटेंशियल है 12 घंटा पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप दिन में जो है 12 घंटे स्टडी कर सकते हैं।
है ना, 4-8 घंटे स्टडी कर सकते हैं। ये आपका पोटेंशियल, आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी क्षमता हो गई। वैसे मैच के अंदर जो है पोटेंशियल होता है कि वो जितने भी सीरियल क्रॉप है उनमें सबसे ज़्यादा यील्ड देने की क्षमता रखता है, इसलिए इसको रानी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब इसके अंदर कुछ डिफिशियंसीज हमें मिलती है देखने को, जिसकी वजह से क्या होता है, मैच क्रॉप जो होता है, या जनरली सीरियल भी आपसे पूछा जाए, अगर हमने वहाँ नहीं भी पढ़ा है तो यहाँ पे समझ लेना, या आपको मक्का भी पूछ ले, या जनरली सीरियल जो होती है उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। मैच के अंदर क्या होता है, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, एमिनो एसिड की क्या होती है, एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। क्या होती है, डिफिशियंसी, कमी होती है। ठीक है, किसकी, इनकी। मतलब हम बोल सकते हैं मक्का के अंदर ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, अमीनो अम्ल की कमी होती है, और जनरली आप सीरियल भी देखोगे तो सीरियल के अंदर भी क्या होता है, लाइसिन की कमी पाई जाती है। जनरली लाइसिन की कमी पूरे सीरियल क्रॉप में अंदर पाई जाती है। मैच के अंदर ट्रिप्टोफैन और लाइसिन दोनों की कमी पाई जाती है। अच्छा, विटामिन बी की कमी होती है इसमें, याद रखना। विटामिन की अगर बात करो, विटामिन बी की डिफिशियंसी इसके अंदर होती है। क्या होती है, डिफिशियंसी, मतलब विटामिन बी की इसमें कमी मिलती है, जिसके कारण जो कंटिन्यूसली इसको खाता है, जो मक्का का ही सेवन करता है कंटिन्यूसली, उसको क्या हो जाता है, पेलेग्रा रोग हो जाता है। ठीक है, पेलेग्रा रोग होने की संभावना रहती है उसको। ठीक है, पेलेग्रा रोग होने की उसे संभावना यहाँ पर रहती है। क्लियर है, यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ हम रूट सिस्टम की बात कर लेते हैं ना। इसका रूट सिस्टम क्या है, क्लाइमेट क्या है। रूट सिस्टम से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट फिर भी थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्रॉप एक तरह से देखा जाए तो। जड़ तंत्र, इसका जो रूट सिस्टम होता है बच्चा, 3 तरीके की रूट इसके अंदर पाई जाती है। मैंने पहले ही बताया, इसमें 3 तरीके की रूट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके की रूट आपको एक मिलेगी। ठीक, एक नोड्स के पास से रूट्स देखने को मिलेगी, एक यहाँ पर नोड्स होती है तो यहाँ पर आपको रूट देखने को मिलेगी। इस तरह की रूट्स आपको देखने को मिलती है, अबाव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड और उसके नीचे। तो यहाँ पर ये जो रूट्स आपको दिख रही है, ये सेमिनल रूट्स है, मतलब जो बीच से मिलती है, सेमिनल रूट जो होती है, जो बीज होता है, बीज के रेडिकल से निकलती है ना। ये सीड होगा तो सीड से जो पहली रूट्स निकलेगी उसको हम बोलते हैं सेमिनल रूट्स। और ये जो है ग्राउंड के नीचे जो नोड है, ग्राउंड के जस्ट नीचे, जमीन के जस्ट नीचे अगर आपको रूट मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिजियस रूट। क्या मिलेंगे, एडवेंटिजियस रूट, अपस्थानिक जड़ें। क्या है, अपस्थानिक जड़ें। क्लियर। और जो ऊपर वाली है, जो ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर कोई नोड है, उस नोड पे आपको इस तरीके से रूट दिख रही है तो इसको हम बोलते हैं ब्रास या प्रोप रूट इसको बोला जाता है। ठीक है, प्रोप जड़ इसको बोला जाता है। ग्राउंड के ऊपर अगर उसमें रूट्स हमें दिखाई दे रही हो तो 3 तरह के रूट सिस्टम इसके होता है। सेमिनल रूट, अपस्थानिक जड़ें, एडवेंटिजियस रूट होता है, ब्रास रूट या प्रोप रूट इसको कहा जाता है, जो ग्राउंड के ऊपर होती है। ठीक, ये रूट सिस्टम। फिर बात करते हैं इसमें हम क्लाइमेट की। क्लाइमेट कैसा रखेंगे, इसमें जलवायु क्या होती है। ठीक है, जलवायु की बात करें तो इसको चाहिए वार्म वेदर जलवायु। क्या चाहिए, वार्म वेदर, वार्म क्लाइमेट इसको चाहिए। ठीक है, गर्म जलवायु इसको चाहिए। इसको नाइट का टेम्परेचर भी हाई चाहिए, मतलब जो रात है वो भी गर्म चाहिए। इसलिए आप देखोगे जनरली इसको हम गर्मी में भी लगा लेते हैं, है ना। तो वार्म वेदर चाहिए, या इसकी जो रातें होती हैं, जो नाइट्स होती हैं, वो भी हमें थोड़ी सी क्या चाहिए, गर्म चाहिए। वार्म वेदर, वार्म क्लाइमेट चाहिए। दूसरा, इसमें अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, तो इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, वो होता है 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्लियर है। अब इसमें जो हम शोइंग करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में करते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। किसमें, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं। क्यों करते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब पूर्व पश्चिम दिशा में रखते हैं। ठीक, पूर्व पश्चिम दिशा का मतलब है कि इसकी शोइंग हम कुछ इस तरीके से करते हैं, ये। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लांट मिलेगा ये इस तरीके से।
ऐसा क्यों करते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में? ऐसा करने के पीछे रीज़न है सनलाइट, ठीक है। ये सूर्य भगवान है हमारे, है ना, ये दिन के साथ बढ़ेंगे, है ना, ये इस तरीके से ऐसे जाएंगे, तो ये ऐसे जाएंगे तो इनकी जो सन रेज है, इनकी जो लाइट है वो डायरेक्ट कहाँ मिलेगी हमें? क्रॉप के सारे एरियाज़ में हमें सनलाइट प्रॉपर मिलेगी। अब ये सनलाइट प्रॉपर मिलेगी इसमें अंदर, तो क्या होगा? इसकी यील्ड इंक्रीज होगी। इसीलिए इसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम शोइंग करते हैं। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्यों रखते हैं बच्चा? ताकि हमें यील्ड जो है, इसका प्रोडक्शन जो है, उत्पादन हमें ज़्यादा मिले। क्यों? क्योंकि सनलाइट जो है, जो प्रकाश है, वो पूरी तरीके से क्रॉप के अंदर अर्थ तक, जमीन तक जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन में ऐसे ग्रो कर दोगे, ऐसे ग्रो कर देगा उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण में, तो सन तो इस तरफ से आना है, पूर्व से, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा ना, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगा। तो अगर मान लो ये लाइट है, ये इसी प्लांट पर रुक जाएगी, इस प्लांट पर रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्लांट होंगे, ये इस तरीके से प्लांट होंगे, तो लाइट रुक जाएगी, तो प्रॉपर अंदर एक्सपोजर नहीं जा पाएगा लाइट का, जिसकी वजह से जो है हमें थोड़ा प्रोडक्शन कम मिल पाता है। तो लाइट प्रॉपर हमारी क्रॉप के अंदर अच्छे से जाए, लाइट का जो एक्सपोजर है या लाइट पूरी तरीके से क्रॉप के अंदर जाए, इसके लिए क्या होता है, हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में इसकी सोइंग हम करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं इसके सोइल की। सोइल हमें कैसी चाहिए इसके लिए? सोइल की बात करें हम, मृदा की अगर हम बात करें, तो इसके लिए चाहिए हमें कौन सी? सैंडी लोम सोइल, सैंडी लोम या सिल्ट लोम सोइल चाहिए, ठीक है। बलुई दोमट, क्या बोलेंगे इसको? बलुई दोमट, बलुई दोमट मृदा या सिल्ट मृदा चाहिए, ठीक है। और क्या बोलेंगे? सिल्ट दोमट, सिल्ट दोमट मृदा इसके लिए चाहिए, ठीक। पीएच लगभग इसमें हमें चाहिए 5.5 से लेकर 7.5 के आसपास का इसका पीएच होना चाहिए। और ये वाटर के प्रति क्या होती है? वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल, वेल ड्रेन सॉइल मतलब जल निकासी अच्छा खासा होना चाहिए, जल निकासी मृदा होनी चाहिए। मतलब पानी भरा रहेगा तो मैंने बोला ना, वाटर लॉगिंग के प्रति ये संवेदनशील होता है। अगर पानी भरा रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ड्रेनेज अच्छा खासा होना चाहिए। दूसरा, अगर मान लो यहाँ पर पानी भरा रहेगा, है ना, पानी भरा रहने से और भी चीज़ें क्या होती है, जो न्यूट्रिएंट वगैरह है वो लीच आउट हो जाते हैं, आपको पता है ना, हमने राइस के अंदर पढ़ा है। तो अच्छी खासी सोइल होनी चाहिए, पीएच लगभग 5.5 से 7.5 के आसपास होना चाहिए। बलुई दोमट मृदा या सिल्ट दोमट मृदा जो है, इसके लिए अच्छी खासी सूटेबल यहाँ पर होती है। क्लियर? अब इसकी हम बात करते हैं कुछ क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, है ना। वर्गीकरण की बात करते हैं। आरएचओ या आरईओ किसी भी एग्जाम में हमने एनालिसिस करवाया था, उसमें हमने पाया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, और शायद पॉपकॉर्न या फ्लिंट कॉर्न या जो भी जिससे भी पूछा गया, स्वीट कॉर्न, इनसे पूछा गया था। तो क्लासिफिकेशन है ये किस आधार पर है बच्चा लोग? तो ये बेस्ड ऑन एंडोस्पर्म। किस आधार पर है? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म पर आधारित है, ठीक है। भ्रूण कोष या भ्रूण कोष जिसको हम बोलते हैं, भ्रूण कोष पर आधारित है, ठीक। ये किसने दिया था? तो सर्टवेट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको दिया था, ठीक है। कब? 1899 में। 1899 में सर्टवेट जो साइंटिस्ट हुए, इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया था। और इसके अंदर बच्चा लोग, इसके अंदर टोटल जो है 7 जो है क्लासिफाई स्पीसीज आती है। आप देखोगे इसके अंदर क्या 7 आपको मिलेगी। अब हम इसकी बात करते हैं 7 की, ठीक। चलिए 7 की बात करें। अरे कहाँ जा रहा भाई? ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए चलो, तो यहाँ पर कुछ 7 स्पीसीज, इसको डिलीट मारो यार। 7 आपको अलग अलग यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। 2 3 4 5। चलिए ठीक है, जितना भी बन जाए यहाँ पर। तो पहला आप देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा डेंट कॉर्न, ठीक है। क्या बोलोगे? डेंट कॉर्न,
डेंट कॉर्न इंग्लिश में याद रखना इसको। डेंट कॉर्न जो है इसका क्या साइंटिफिक नेम है, तो जियामेच तो लगेगा ही आगे, जियामेच, आगे क्या हो जाएगा, इंडेंटाटा, ठीक है, इंडेंटेटा, इंडेंटेटा, मैं हिंदी में लिख देता हूँ इसको, इंडेंटेटा, क्या लिखेंगे, इंडेंटेटा, ठीक है, इंडेंटेटा। अब इसको इंडेंटेटा क्यों बोला गया, ये टीथ लाइक दिखता है, हमारे जो दांत है ना, दांत की तरह दिखता है ये, ठीक है, दांत की तरह इसका शेप होता है, दांत की तरह। और ये 95% जो है ग्रो किया जाता है यूएसए के अंदर, 95% जो है ये ग्रो किया जाता है, या इसकी जो खेती होती है 95% जो है खेती कहाँ होती है, यूएसए में इसकी खेती होती है 95%। क्लियर है। दूसरा आप लिखोगे यहाँ पर फ्लिंट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न हिंदी लिखो तो फ्लिंट, ठीक है, फ्लिंट कॉर्न यही रहेगा, फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न जो है इसका नाम क्या है, जियामेच इंडोराटा, क्या हो जाएगा, इंडोराटा, जियामेच इंडोराटा इसका नाम है। नाम पूरे याद करना, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया हुआ है आर यू एसिडियो, जिसमें भी हमने एनालिसिस किया, उसमें देखना, इसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इसका मेज का। तो जो फ्लिंट कॉर्न है, जियामेच इंडोराटा, ये जो है ये मोस्टली ग्रोन इन इंडिया, मोस्टली कल्टिवेटेड इन इंडिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सा इसमें वर्गीकरण, मेज जो है, मेज का जो स्पीसीज है, या बोल सकते हैं मेज का जो एंडोस्पर्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन के आधार पर देखो इनमें से कौन सा जो है भारत में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, तो फ्लिंट कॉर्न है, ठीक है। भारत में इसी की खेती की जाती है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, भारत में इसी की खेती की जाती है सबसे अधिक, हिंदी में लिख लेना, भारत में इसी की खेती सबसे अधिक होती है। तीसरी हम बात करें तो आ जाएगा स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न मीठी मक्का बोल सकते हो, तो वही जियामेच क्या हो जाएगा, सेकेराटा, जियामेच सेकेराटा। अब जियामेच सेकेराटा, अब इसका जो यूज़ होता है, यूज्ड इन कैनिंग, इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, याद रखना, कैनिंग पर्पज के लिए, डिब्बाबंदी में, डिब्बाबंदी में इसका यूज़ किया जाता है। कैनिंग मतलब क्या होता है, डिब्बाबंदी, है ना, डिब्बाबंदी में इसका यूज़ किया जाता है स्वीट कॉर्न का। इसके बाद आप ले लो पॉप कॉर्न, ठीक है, पॉपकॉर्न आपने खाए होंगे, कभी मेले में घूमने गए होंगे तो ऐसे भी खाए होंगे कहीं बैठ के। तो जियामेच इवर्टा, ठीक है, जियामेच इवर्टा या सेकेराटा, जियामेच इवर्टा, ये क्या है, पॉपकॉर्न है, ठीक है। इसको जो है 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट देते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो इसका जो एम्ब्रियो है वो बर्न क्या हो जाता है, फट जाता है, ठीक है, फट जाता है, ठीक। अब इसका एम्ब्रियो फटेगा तो जो आपको पॉपकॉर्न दिखता है ना फूला हुआ, वही इसी वजह से कि इसको 170 डिग्री के आसपास इसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, जिसकी वजह से इसका एम्ब्रियो जो है वो फट जाता है। तो इसका जो फ्लोर है ना, वो बाहर की तरफ निकल जाता है। और इसका मोस्टली यूज़ कहाँ होता है, एक तो होता है कॉर्न फ्लेक्स में, कॉर्न फ्लेक्स में, कॉर्न चिप्स में भी होता है, और पॉपकॉर्न में भी होता है, ठीक है। आपको कॉर्न फ्लेक्स भी मिल जाएंगे, दूध में डालकर खाने के लिए बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है, कॉर्न चिप्स भी मिल जाएगी, और पॉपकॉर्न भी इनका यूज़ होता है। एक होता है पॉड कॉर्न, पॉड कॉर्न जो है ना बच्चा, इसका नाम है जूनिकाटा। कितने हो गए टोटल, 7 है, 3 4 5, 2 और बचे, एक बचा है आपका वेक्सी कॉर्न, और एक और कौन सा बचा है, फ्लोर, ठीक। तो पॉड कॉर्न जो है इसका नाम है जियामेच जूनिकाटा, जियामेच जूनिकाटा। ये जो होता है ना, ये पॉड कॉर्न जो है ये क्या होता है, हस्क्ड होता है, हस्क्ड कॉर्न होता है, मतलब छिलके वाला, छिलके सहित कॉर्न, ठीक है, हस्क्ड कॉर्न बोलते हैं। एक होता है हमारा फ्लोर कॉर्न, फ्लोर कॉर्न मतलब वही आटा वाला, है ना, फ्लोर मतलब आटा हो जाता है। तो जियामेच एमाइलेशिया, जियामेच क्या बोलेंगे इसको, एमाइलेशिया, ठीक है, जियामेच एमाइलेशिया। और ये सॉफ्ट कॉर्न होता है, बिल्कुल सॉफ्ट, है ना, इसीलिए इसका यूज़ फ्लोर में, आटे में इसमें कर सकते हैं, कस्टर्ड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एक होता है हमारा कौन सा, वेक्सीकॉर्न, वेक्सीकॉर्न या वेक्सकॉर्न बोल सकते हो, ठीक है, वेक्सीकॉर्न। तो इसका नाम क्या है, जियामेच
सेरिटीना, GMH सेरिटीना, ठीक है, सेरेटिना, GMH सेरेटिना नाम है, सेरेटिना। ये जो है वेक्सिकॉन, इसको आप क्या बोलोगे, हस्क हो गया, ये सॉफ्ट हो गया, और जो वेक्सिकॉन है हमारा, ये क्या होता है, ये बिल्कुल जो है इसमें एक तरीके की लेयर बन जाती है, डबल लेयर होती है, ठीक है। जो कॉर्न होता है, जो सीड होता है, उस पर आपको एंडोस्पर्म के ऊपर जो इसका एंडोस्पर्म होता है वो डबल लेयर होता है, इसका ऐसा बोल सकते हैं। इसका जो एंडोस्पर्म होता है वो डबल लेयर होता है, डबल लेयर होता है, इसलिए इसको वेक्सिकॉर्न बोलते हैं। 2 लेयर्स इसके ऊपर चढ़ जाती है, इसलिए इसको वेक्सिकॉर्न बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बच्चा लोग 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। डेड कॉर्न इंपॉर्टेंट है, फ्लिंट इंपॉर्टेंट है, पॉपकॉर्न इंपॉर्टेंट है, स्वीट कॉर्न इंपॉर्टेंट, ये 4 आप शुरू के, और फ्लोर, ये 5 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी सारे याद रखना, साइंटिफिक नेम ही तो याद रखना, और इनमें ये पहला इसमें इंपॉर्टेंट है कि 95% होता है, इंडिया में मोस्टली ये होता है, इसका स्कैनिंग में होता है, बस यही याद रखना आपको, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। कुछ सीड रेट स्पेसिंग वगैरह की बात कर लेते हैं। इसमें सीड रेट क्या है इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, बीज दर की, ठीक है, बीज दर की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक। बीज दर की अगर बात करें हम इसमें, तो खरीफ सीज़न में क्या बीज दर इसमें हम रखेंगे, खरीफ सीज़न में, ठीक, खरीफ सीज़न में क्या सीड रेट रहेगी। फिर कंपोजिट जो वैरायटी है, कंपोजिट में क्या जो है रखेंगे, कंपोजिट में सीड हो गए। हाइब्रिड में क्या रखेंगे, हाइब्रिड में संकर की क्या बीज दर रखनी है, ठीक है। संकर के बाद रबी या विंटर की, रबी बोलो या विंटर में क्या सीड रेट आपको रखनी है, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, बेबी कॉर्न याद रखना चाहो, ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं इसको। तो खरीफ की जो बीज रेट होती है लगभग 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, ठीक। कंपोजिट की होती है 18 से 20 kg पर हेक्टेयर, ठीक। हाइब्रिड की होती है 20 से 25 kg पर हेक्टेयर, और रबी की होती है 25 से 30 kg पर हेक्टेयर, और बेबी कॉर्न की होती है 25 kg पर हेक्टेयर। हाँ, एक इम्पोर्टेंट है फॉडर के लिए, चारे अगर लगाना है, चारा के लिए लगाना है तो इसमें लगभग रखनी है 40 से 50 kg पर हेक्टेयर, ठीक है बच्चा लोग। बारिश हो रही है, देखो गर्मी का मौसम है, भयंकर बारिश हो रही है, कल भी बारिश हो रही थी, भयंकर आंधी तूफान भी आया था, और अभी फ़िलहाल भी बारिश हो रही है। तो अभी महीना चल रहा है अप्रैल का, और इतनी बारिश हो रही है, तो सोचो जलवायु में कितना सारा चेंजेस आ गया है, डिफरेंसेस आ गया है, किन लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से, ठीक है। नेचर के साथ हमने काफ़ी सारी चीज़ें छेड़छाड़ की है, जिससे हमारा जो मौसम है वो भी कह सकते हैं कुछ हद तक शिफ्ट हुआ है ना, कुछ हद तक शिफ्ट हुआ। कहीं कभी भी बारिश हो सकती है, कोई आजकल बता नहीं सकता कि क्या होगा। तो ये हमारी सीड रेट हो गई। इसमें हम रबी की बात करें तो मोस्टली रबी जो मैच होता है, जो रबी का जो मैच है, रबी जो मक्का है, वो मोस्टली इसका जो मेन स्टेट है वो है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, रबी मैच। और रबी मैच का फ़ायदा क्या है, लगभग 15 से 20% यील्ड इंक्रीज़ हो जाती है, यील्ड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बच्चा कभी भी लाइट जा सकती है क्योंकि बारिश हो रही है, तो 15 से 20 जो है % यील्ड इसमें इंक्रीज हो जाती है, और सबसे ज़्यादा बिहार में रबी की मक्का को ग्रो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। सोइंग टाइम की बात करें, इसको कब, सोइंग टाइम की बात करें तो सोइंग टाइम कब, इसमें बुआई का समय। इसमें अगर हम बात करें खरीफ की, ठीक है, खरीफ की बात करें तो खरीफ में इसमें हम लगाएंगे कब, जून जुलाई में, ठीक है, जून जुलाई में इसको लगाएंगे। रबी की बात करें तो रबी में इसको लगाते हैं हम अक्टूबर में, जब कब लेना हो, इंटर क्रॉप लेना हो, ठीक है, अंतर सेशन लेना हो तो इंटर क्रॉप लेना हो तो इसमें लगाओ, और सोल क्रॉप लेना है, सिंगल क्रॉप लेना है, ठीक है, एक ही क्रॉप लेना है तो नवंबर में लगाओ, ठीक है। हो गई बात रबी की, खरीफ की। और जायद में तो कोई बात ही नहीं, आप जायद में लगा सकते हो फरवरी में, ठीक है। स्प्रिंग सीजन में आप लगा सकते हो, या जायद में लिख दूँ, या स्प्रिंग सीजन की बात करो तो फरवरी में लगाओ, फरवरी में लगाओगे तो जायद में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सोइंग टाइम हो गया। स्पेसिंग की बात कर लेते हैं कुछ। स्पेसिंग क्या रखोगे, फसल अंतरण, फसल अंतरण क्या रखोगे इसमें, फसल अंतरण रखा जाता है 60 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 60 × 20। ये रो टू रो रखो, और प्लांट टू प्लांट रखो, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। रो टू रो 60 सेंटीमीटर, प्लांट टू प्लांट जो है 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर भी कहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो इसकी स्पेसिंग आपको इतनी रखनी है, क्लियर है। अब अगर हम इसमें क्या बात करें, अब इसमें हम वैरायटी की बात कर सकते हैं कि क्या क्या इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वैरायटीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है।
ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सीडेड की बात करी तो प्लांट पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, प्लांट पॉपुलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्लांट पॉपुलेशन, ठीक है, पौध संख्या बोल सकते हो। तो खरीफ सीजन में लगभग जो है इसमें प्लांट पॉपुलेशन लगभग 65,000 से 70,000 आपको मिलेगा प्लांट पर हेक्टेयर। और अब रबी सीजन में जाओगे, सीडेड भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है, तो लगभग 85,000 से लेकर 90,000, ठीक है, प्लांट पर हेक्टेयर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। ये इसके प्लांट पॉपुलेशन है। क्लियर है। प्लांट पॉपुलेशन के बाद हम बात करते हैं इसमें इरिगेशन की, सिंचाई की। अगर हम बात करें सिंचाई की बच्चा लोग इसमें, तो सिंचाई में इसमें अगर वाटर रिक्वायरमेंट की बात करूँ, वाटर रिक्वायरमेंट, इसकी जल मांग कितनी है, ठीक है, जल मांग कितनी है, तो इसकी जल मांग लगभग 500 मिलीमीटर, ठीक है, 500 से 800 भी मिल जाएगा, 500 से 800 दिख जाए तो वो ऑप्शन भी सही माना जाएगा, ठीक है। जनरली 500 mm, दोनों ऑप्शन 500 और 800 भी दिया तो 500 लगाओ, और रेंज में अगर दिया रहे तो 500 से 800 तक करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज क्या है, क्रिटिकल अगर स्टेज की अगर मैं बात करूँ, क्रांतिक अवस्था पानी के लिए जो क्रांतिक अवस्था है वो कितनी है, तो क्रांतिक अवस्था होती है टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज। क्या आ जाएगा, टेसलिंग और सिल्किंग। जब टेसल आते हैं, मतलब जब नर भाग निकलने लगता है तब, और जब मादा भाग निकलने लगता है तब यहाँ पर इरिगेशन देना चाहिए। तो ये टेसलिंग और सिल्किंग, ठीक है, टेसलिंग और सिल्किंग दो जो ये यहाँ पर ये क्रिटिकल स्टेज है पानी के लिए, इस समय इरिगेशन मिलना बहुत ही ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। और वाटर यूज़ एफिशिएंसी कितना है इसका, अगर वाटर यूज़ एफिशिएंसी की बात करूँ, है ना, वाटर यूज़ जल उपयोग क्षमता इसकी कितनी है, 8 kg हेक्टेयर पर mm, 8 kg पर हेक्टेयर mm इसकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी। वाटर यूज़ एफिशिएंसी हम मैं इरिगेशन के अंदर पढ़ाऊंगा आपको कि क्रॉप के लिए वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्या होता है और फील्ड के लिए वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्या होता है। अब कुछ वीड की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक। वीड मैनेजमेंट मतलब खरपतवार नियंत्रण की बात कर लेते हैं, प्रबंधन की बात करो या नियंत्रण लिखो, वीड कंट्रोल। तो इसमें जो है वीड कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड अगर मैं बात करूं, जो है कॉमनली यूज्ड हर्बिसाइड, सामान्यतः उपयोगी शाकनाशी, सामान्यतः उपयोगी शाकनाशी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एट्राजिन यूज़ किया जाता है। क्या, एट्राजिन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर आपकी सोल क्रॉप है, ठीक है, एक ही क्रॉप ले रहे हो, ठीक है, एकल फसल ले रहे हो, एकल फसल अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पर फिर आपको सीमाजीन यूज़ करना है, ठीक है, सीमाजीन यूज़ करना है। और अगर इंटर क्रॉप है, इंटर क्रॉपिंग में ले रहे हो, जैसे मक्का के साथ आप मूंग लेते हो, फसल अंतरण है या सस्यन है, फसल अंतःसस्यन है, अंतःसस्यन है, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग ले रहे हो, जैसे मक्का के साथ हम क्या लेते हैं, मूंग उड़द लेते हैं, तो यहाँ पर आपको एलाक्लोर यूज़ करना है, ठीक है, एलाक्लोर, ठीक है। इनके ट्रीटमेंट भी हम अलग से देखेंगे, एलाक्लोर का लाशो होता है। तो ये वीड मैनेजमेंट इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो। हार्वेस्टिंग और स्टोरेज पे आ जाओ। हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज मतलब कटाई एवं भंडारण। कटाई कब करेंगे, तो हमने पढ़ा भी है जनरली कि कटाई जब करते हैं जब मॉइस्चर कितना होना चाहिए, नमी कितनी होनी चाहिए, लगभग 18 से 20% अगर नमी है, मॉइस्चर है, तो इसकी कटाई कर देनी चाहिए। और लगभग 12% के आसपास क्या है, मॉइस्चर हो, तब इसका क्या कर देना चाहिए, स्टोरेज कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम वैरायटी की। वैरायटीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, किस्मों की बात करें तो किस्में, तो चलिए किस्में अब इसमें बहुत सारी है ना,
लाइसिन रिच कौन सी है, प्रोटीन रिच कौन सी है, हाई क्वालिटी प्रोटीन रिच कौन सी है, कंपोजिट वैरायटी कौन सी है, सिंथेटिक वैरायटीज़ कौन सी है, हाइब्रिड वैरायटीज़ कौन सी है, सबकी यहाँ पर अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मान लो मैं स्वीट कॉर्न की वैरायटी बात करूँ, स्वीट कॉर्न के लिए कौन सी वैरायटी है, पॉप कॉर्न के लिए कौन सी वैरायटी है, कंपोजिट कौन सी वैरायटी है, ठीक है। कंपोजिट के बाद आ जाएगा आपका प्रोटीन रिच कौन सी वैरायटी है ना, लाइसिन रिच वैरायटी कौन सी है, हाईली क्वालिटी प्रोटीन, क्या आ जाएगा, क्वालिटी प्रोटीन वैरायटी कौन सी है, सिंथेटिक वैरायटी, संश्लेषित फसल कौन सी है, सिंथेटिक वैरायटी कौन सी है, ये सारी हमें यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर है। टॉप क्रॉस वैरायटी, प्रोटीन छोड़ो यहाँ पर, यहाँ ले लो टॉप क्रॉस वैरायटी कौन सी है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर अगर मैं स्वीट कॉर्न की वैरायटी बात करूँ तो यहाँ लिख लो आप माधुरी, और आपको नोट से मिल जाएगी, माधुरी मिल जाएगी। पॉप की बात करो तो जवाहर, ठीक है, जवाहर। अब हिंदी में लिखो, इंग्लिश में एक ही बात है, माधुरी का नाम है, इंग्लिश में हिंदी में एक ही बात है। कंपोजिट की बात करो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका विक्रम, ठीक है, क्या आ जाएगा, विक्रम, विजय, किसान, ये आ जाएगा। टॉप क्रॉस में आपका आ जाएगा हाई स्टार्च, ठीक है, टॉप क्रॉस में क्या आ जाएगा, हाई स्टार्च। टॉप क्रॉस में क्या आ जाएगा, हाई स्टार्च। लाइसिन रिच में आ जाएगा, लाइसिन रिच में आपका आ जाएगा प्रोटीन, शक्ति और रतन, ठीक है। लाइसिन रिच में आ जाएगा प्रोटीना 4% इसमें पाया जाता है लाइसिन, शक्ति आ जाएगा और आ जाएगा रतन। कंपोजिट हो गई क्या, हाँ, रतन इसमें रंजित भी है, ठीक है। क्वालिटी प्रोटीन में आ जाएगा आपका हाई क्वालिटी प्रोटीन मैच 1, आ जाएगा आपका शक्तिमान 1 और 2 दोनों। और इसमें कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, जीन की बात करो, हाई क्वालिटी प्रोटीन मैच के लिए जो जीन है, जीन रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, ओपाक्यूजिन 2, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिंथेटिक वैरायटी में अंबर याद रखना है ना, अंबर आपको यहाँ पर भी मिलेगा कंपोजिट में, लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि अंबर जो है मक्का की कौन सी वैरायटी है, तो हमेशा सिंथेटिक लगाना। अंबर की जो मक्का की वैरायटी पूछा जाए तो वो हमेशा सिंथेटिक वैरायटी होगी। क्लियर है। तो ये बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, इनको याद कर लेना। और क्या है, और कुछ इसमें है नहीं है, बाकी सारे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेना आप। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, है ना, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जैसे मैच जो है इंडिकेटर प्लांट है, किस मैच जो है एक इंडिकेटर प्लांट है, सूचक पौधा है, इंडिकेटर प्लांट है किस तत्व के लिए, ठीक है। ये क्या है, सूचक पौधे का काम करता है, किसके लिए, किस जिंक के लिए, जिंक की डिफिशियंसी के लिए ये सूचक का काम करता है, सूचक का काम करता है, ठीक है। इसकी पत्तियाँ रेड और पर्पल कलर की हो जाती है, इसकी रेड एंड पर्पल कलर जो इसकी लीफ होती है, लीफ वो किसके कारण, तो वो फास्फोरस की डिफिशियंसी के कारण लाल और जो है बैंगनी, लाल और बैंगनी कलर हो जाता है पत्तियों का, वो किस तत्व की कमी से, फास्फोरस की कमी से हो जाता है, ठीक है। वाइट बड डिजीज़ इसकी होती है, वाइट बड, सफ़ेद कली का रोग, है ना, सफ़ेद कली का रोग, हिंदी में क्या लिखोगे, सफ़ेद कली का रोग, ये किसकी कमी से होता है, जिंक की डिफिशियंसी से होता है। किसकी डिफिशियंसी से, जिंक की डिफिशियंसी से ये होता है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको देखनी है, हालांकि आईएमपी पॉइंट में मैंने मेंशन किया है। एक आपको मिलेगा डबल क्रॉस हाइब्रिड, ठीक है, एक मिलेगा सिंगल क्रॉस हाइब्रिड। इनके साइंटिस्ट पूछ लेते हैं किसने कब किया था। डबल क्रॉस हाइब्रिड्स के जो साइंटिस्ट है DF जॉन, कब 1920 में लेके आया था ये, ठीक है। सिंगल क्रॉस में आ जाएगा EM ईस्ट और GH सूल, ये 1910, ठीक है, 1910 में इन्होंने सिंगल क्रॉस हाइब्रिड निकाला था और इन्होंने डबल क्रॉस। अब जो है मोस्टली डबल क्रॉस हाइब्रिड यूज़ होता है, मोस्टली अधिकतर डबल क्रॉस हाइब्रिड का ही इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। मैच का जो येलो कलर होता है, मैच का जो येलो कलर होता है, मैच में जो पीलापन, मैच का जो येलो कलर होता है वो किस कारण से होता है? वो होता है क्रिप्टोजेंथिन। ठीक है, क्रिप्टोजेंथिन की वजह से, क्रिप्टोजेंथिन कंटेंट की वजह से क्या होता है यहाँ पर मैच का जो कलर आपको येलो दिखाई मिलता है। ठीक है बच्चा लोग, और इसमें पढ़ लेना है ना। और क्या पढ़ोगे? सबसे पहले मैच में ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया मैच, ऑल इंडिया मैच इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट किस पे? मैच पे चलाया गया था 1957 में। सबसे पहले ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था वो मैच पर ही हुआ था। 1957 में हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। और कुछ IMP पॉइंट्स मैंने सारे निकाले हुए जो नोट्स में आपको लास्ट में मिल जाएंगे, जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल से बच्चा जो नहीं जुड़े हैं ना, तो प्लीज़ वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस भी लिंक भी जाती है। वहाँ पे मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और मैं आपसे इतनी उम्मीद तो कर सकता हूँ कि आप जो है बच्चों के साथ इसको जो है टेलीग्राम चैनल को आप जरूर शेयर करेंगे, है ना। बच्चों के पास ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए कि यहाँ पर सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह सब मिल रहे हैं। बाकी मैं यूट्यूब के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नहीं बोलूँगा, ना बोल रहा हूँ ना बोलूँगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगता है तो कीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल को आप जरूर शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ग्रुप है जहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ वहाँ से बच्चे क्या है नोट्स या वीडियोज़ को आराम से एक्सेस ले सकते हैं। तो मैच में इतना ही। IMP पॉइंट जितने भी सारे डिस्कस करना। नेक्स्ट ग्रुप में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।